Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें। मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 9 के अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उस प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं। अभ्यास के पेज नंबर 157 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पेज नंबर 157 में आपका पहला प्रश्न है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, यदि एक अलैंगिक लक्षण ए अलैंगिक जनन प्रजनन वाली समष्टि में 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी जो है उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो देखिए, ए में दिया हुआ है कितना 10% और बी कह रहा है, बी में आपको दिया हुआ है 60%। तो इस दोनों स्थिति में कौन से स्थिति में जो है जीवों में लक्षण उत्पन्न होगा? ठीक है, तो देखिए बी स्थिति में, क्योंकि बी में सबसे अधिक प्रतिशत है लक्षण का, तो देखिए बी पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि इसका प्रतिशत ज़्यादा है। उसके बाद लक्षण ए केवल 10% जीवों में है। अलैंगिक जनक में डीएनए प्रकृति के समय कम विभिन्नताएं होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, विभिन्नताओं उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो उत्तर है आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने पर ही जीवित रह सकते हैं। यदि वातावरण के अनुसार आप अनुकूलित नहीं हैं तो आप जीवित नहीं रह सकते। अतः विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व बदल जाता है तथा यह लैंगिक जनन में उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे पेज नंबर 126 का प्रश्न। ठीक है, पेज नंबर 126 में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो देखिए, मेंडल ने बौने व लंबे टमाटर के पौधों का संकरण किया जिसमें कि F1 यानी प्रथम पीढ़ी में नहीं लंबे आकार के पौधे थे। ठीक है, इस प्रकार बौनापन यानी F1 का पीढ़ी में नहीं दिखा। ठीक है, इसके पश्चात उसने दोनों तरह के पैतृक पौधों तथा F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया, यानी दोनों पौधों को मिलाकर इसका परागण कराया। अब उत्पन्न F2 के सभी पौधे लंबे नहीं थे। ठीक है, इसका निष्कर्ष निकला कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी व बौनेपन का लक्षण जो है अप्रभावी होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न इसी में पेज नंबर 161 में। देखिए 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो देखिए, मेंडल ने गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीजों वाले बिने पौधों से संकरण कराया तो संतति में सभी पौधे प्रवान्वी लक्षणों के थे, परंतु संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे थे। अतः यह लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि एक पौधे का लक्षण जो है दूसरे पौधे में गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे।
तीसरा नंबर में कह रहा है एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एक जो है वो ए वर्ग वाला पुरुष जो है वो बी वर्ग वाली स्त्री से विवाह करता है, उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है, क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपको कहा जाए कि क्या कौन सा विकल्प लक्षण है, इसमें कौन सा विकल्प मतलब कौन सा आएगा, रुधिर ए अथवा ओ का प्रभावी अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो यह सूचना पर्याप्त नहीं है, यानी कि ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष जो होगा जिसका ओ से होगा विवाह, तो जरूरी नहीं है कि उसका ए ही होगा या ओ ही होगा, ठीक है। कुछ लक्षण जिनमें निहित होते हैं, परंतु जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग ओ प्रभावी है। कुछ लक्षण जिनमें छुपे होते हैं, कुछ लक्षण जिनमें निहित होते हैं, परंतु जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुधिर पर ओ प्रभावी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओ का लक्षण उसमें आ गया है, तो ओ प्रभावी है इसलिए तो ओ का आया, रुधिर ओ आ गया। कुछ लक्षण जिनमें छुपे होते हैं केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी कि ओ प्रभावी था इसलिए ओ का लक्षण उसके पुत्री में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य जब हम करवाए थे तब भी बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, बच्चे में लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है, यानी कि मनुष्य में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वह निर्धारित करता है। मानव में गुणसूत्र निर्धारित करता है, ठीक है। मानव में गुणसूत्र के जोड़े 23 जोड़े हैं, जिसमें से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होता है, लेकिन पुरुषों में जो है वो क्या होता है, XY होता है। इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट कर देंगे। देखिए, पुरुष का होता है, मेल का आपका XY होता है और फीमेल का आपका XX होता है। ये पुरुष का X और स्त्री का X जब मिलता है तो इससे क्या होता है, फीमेल होता है, और जब पुरुष का Y और स्त्री का X मिलता है तो इससे मेल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। सभी बच्चे माँ से X गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चों को माँ से, अभी तुरंत बताए, माँ से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, परंतु पिता से X या Y कोई हो सकता है। इस प्रकार पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा, इसका निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे पेज नंबर 165 का प्रश्न। पेज नंबर 165 में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। तो देखिए, विशिष्ट लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या निम्न तरीके से समष्टि में बढ़ सकती है। पहला है, समष्टि की वृद्धि लैंगिक प्रजनन पर आधारित हो। विभिन्नताएं ही स्पीशीज को सुरक्षित रखती है। छोटे जीव बड़े जीव से सुरक्षित रहने के लिए रंग विभेद कर सकते हैं, यानी कि रंग के द्वारा जो है उसकी सुरक्षा हो जाएगी। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, छोटी समष्टि अधिक शिकार बनती है। छोटी समष्टि जो होता है वह अधिक शिकार बनती है, अतः आकार परिवर्तन के कारण भी एक व्यष्टि बच सकते हैं, ठीक है। व्यष्टि को सुरक्षा प्रदान हो सकती है आकार के कारण भी। आगे देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर में इसमें दिया हुआ है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो देखिए, इसका आंसर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रभावी लक्षण डीएनए द्वारा स्थानांतरित होता है, यानी आनुवांशिक गुण का जो है स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा।
उपार्जित लक्षण डीएनए में नहीं आते, अतः ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण जो है वो डीएनए में नहीं होता है, इसीलिए यह उपार्जित लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उपार्जित लक्षण जो है वो डीएनए में नहीं होता है, जिसके कारण यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। आगे देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर में कह रहा है बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्यों? ठीक है, पर्यावरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर बदलाव उत्पन्न करता है तभी वह जीवित रह पाता है। यदि यानी कि पर्यावरण के अनुकूल यदि आप हो जाते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं। बाघ पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं। बाघों की संख्या में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। तो बाघों की संख्या में कमी हो रही है, चिंता का विषय क्यों है? तो बाघ जो है वो पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण कि उसकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। आगे देखेंगे पेज नंबर 166 का प्रश्न। पेज नंबर 166 में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? तो देखिए, कारक जो नवीन स्पीशीज के जन्म में सहायक है वो है पहला शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तीसरा विभिन्नताएं जिसमें जनन की क्षमता ना हो, और चौथा आनुवांशिक विचलन व प्राकृतिक वर्ण। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति वृहद का प्रमुख कारक हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो देखिए, भौतिक लक्षण भौगोलिक पृथक्करण द्वारा प्रभावित होते हैं और इसमें विभिन्नताएं जाति उद्भव का एक अन्य कारक हो सकता है, परंतु मुख्य कारण डीएनए प्रकृति के दौरान उसमें परिवर्तन आना होता है। स्वपरागित स्पीशीज में नई पीढ़ियों में नए बदलाव या विभिन्नताएं उत्पन्न होने की उम्मीद कम होती है, जो अपने से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का कह रहा है इसमें प्रश्न, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक प्रजनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है अथवा क्यों नहीं? तो देखिए, अलैंगिक जनन जो है उत्पन्न जीव लगभग एक दूसरे के समान होते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं लगभग एक दूसरे के समान होते हैं तथा उनमें बहुत थोड़ा अंतर यानी बहुत कम अंतर होता है। इस क्रिया में विभिन्नताएं डीएनए प्रतिकृति के दौरान ही होती हैं तथा ये विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, डीएनए पर निर्भर होता है और विभिन्नताएं क्या होती है इन दोनों के बीच काफ़ी कम होता है। भौगोलिक पृथक्करण इसमें जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है, क्योंकि इसके कारण ही नए वातावरण में जीवित रहने वाली जीव अपने अंदर नए उत्पन्न करते हैं, नए गुण को उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखेंगे पेज नंबर 171 का प्रश्न। पेज नंबर 171 का पहला प्रश्न कहता है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण का उदाहरण है जैसे पक्षियों, सरीसृप व जल स्थलचर की तरह ही स्थानियों में भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, देखिए दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के उदाहरण इस प्रकार हैं जैसे पक्षियों, सरीसृप व जल स्थलचर की तरह ही स्थानीय स्तनधारियों के भी 4 पैर होते हैं, चाहे इनकी आधारभूत संरचना एक प्रकार
एक पर भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए इसमें रूपांतरित हुआ हो। इस प्रकार समजात लक्षणों से ही हम इन संबंधों को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है अथवा क्यों नहीं? यानी तितली और चमगादड़ के जो पंख हैं वो समजात यानी एक ही प्रकार के अंग कहला सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ तो कैसे और न्यू तो नहीं तो कैसे? इसको समजात अंग आप नहीं कह सकते हैं, वे समजात नहीं समरूप अंग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथ में भी कभी कभार एक प्रश्न है समजात समरूप और सर्वांग सम, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर समरूप है, दोनों पंख है परंतु समजात नहीं है। तितली और चमगादड़ के पंखों की संरचनाएं अलग अलग है, वे उत्पत्ति मर भी एक समान नहीं है। तितली के पंख की हड्डियां जो है नहीं होती, जबकि चमगादड़ के पंख में हड्डियां होती है। समझ में आ गया, विभिन्नता ये हो गया। आगे देखिएगा, आगे है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, मृत जीवों के अवशेष, चट्टानों पर के चिन्ह या उनके सांचे व शरीर की छाप जो हजारों साल पूर्व जीवित थे, इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, मृत जीवों के अवशेष जो भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर थे, उसे जीवाश्म कहेंगे। ये जीवाश्म हमें जैव विकास प्रक्रम के बारे में कई बातें बताते हैं, जैसे कौन से जीवाश्म नवीन हैं, जो कौन से अभी के हैं, कौन से कितने साल पुराने हैं, कौन स्पीसीज विलुप्त हो गए हैं। ये जीवाश्म विकास विभिन्न रूपों तथा वर्गों का भी वर्णन करते गुणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये जीवाश्म के द्वारा आप विभिन्न रूपों तथा वर्गों के जो उसके गुण में बदलाव हुआ है, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पेज नंबर 173 का प्रश्न। पेज नंबर 173 का प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? तो देखिए, सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, जैसे उत्खनन, समय निर्धारण व जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम के निर्धारण से मानव विभिन्न चरणों का ज्ञात होता है। यानी कि मानव का जो विकास हुआ है वो एक चरण में नहीं, कई चरणों में हुआ है। मानव पूर्वजों का उद्भव अफ्रीका से हुआ है, यानी कि मानव के पूर्वज का जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वो अफ्रीका से हुआ है। अफ्रीका से पूर्वज विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए तथा वहीं पर रह गए। यानी कि अफ्रीका से जो है मानव के पूर्वज विभिन्न क्षेत्रों में गए, वहाँ बसे तथा वहीं पर रह गए। अतः आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर में प्रश्न आपका दिया हुआ है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या भी कीजिए। तो देखिए, मानव और चिंपैंजी दोनों के पूर्वज जो है एक ही समान के थे। चिंपैंजी मानव के ही समान अपने क्रियाकलाप उत्पन्न कर सकता है, परंतु अत्यधिक जटिलता के कारण विकास की दृष्टि से शारीरिक अभिकल्प में त्रुटियां भी है। फिर भी जीवाणु, मकड़ी व मछली से जो है चिंपैंजी और मानव क्या है, भिन्न है। आगे अभ्यास का प्रश्न देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न में आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संतति से पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। ठीक है, इससे कहा जा सकता है
कि लंबे जनन पौधे की आनुवांशिक रचना क्या थी। तो लंबे जनन पौधे की रचना जब टी और टी के साथ आप अभिक्रिया कराइएगा तो वो डब्लू और डब्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य में आप समझ लीजिएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है समजात अंग। समजात अंग, अभी पहले ही हम आपसे बात किए थे इस पे। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास की ऊपरी अस्तारी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सब आ जाएगा। हमारा दांत जो है वो हाथी के दांत के समान है, और हमारा आगे का हमारा हाथ जो है कुत्ते के अग्रपाद के बाद समान है, और आलू जो है, आलू एवं घास जो है ये ऊपरी भूस्तरी है, यानी कि भूमि के ऊपर जो है ये सब उत्पन्न होता है। आगे देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। तो चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक अध्याय से पता चलन एक अध्ययन से पता चलता है कि रंग की आँखों वाले बच्चे, यानी कि एक रंग के आँखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आँखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या आप कह सकते हैं कि आँखों के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या करें। तो देखिए, इस आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है, क्योंकि माता पिता के आँखों का रंग जो है रंग भी हल्का है, अतः हम प्रभावी लक्षण हल्के रंग को कह सकते हैं। हालांकि गहरे रंग का लक्षण जो है यह अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि माता पिता का आँख का रंग हल्का था, तो पुत्र के आँख का रंग भी जो है क्या हो गया, हल्का हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है, व्याख्या दिए। तो माता पिता का जो आँख का रंग था वो पुत्र में आ गया, तो यानी कि माता पिता के आँख का रंग जो था वो प्रभावी लक्षण था, इसीलिए पुत्र में यह लक्षण आ गया। ठीक है, आगे देखिए 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो देखिए जैव विकास तथा वर्गीकरण, तो देखिए मानव के पूर्वज एक ही हैं। हमारे जो है मानव और चिंपैंजी के भी पूर्वज को एक ही माना जाता है। तो मानव के पूर्वज एक ही हैं। धीरे धीरे जीवों में विकास हुआ तथा इसके विकास के कारण जीव सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए तथा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत हुए। इस प्रकार जैव विकास ही वर्गीकरण की सीढ़ी है। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए मानव के पूर्वज एक ही थे, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ तथा इसके विकास के कारण ही जीव सरलता से जटिलता के ओर अग्रसर हुए तथा विभिन्नता की श्रेणियों में वर्गीकृत आ गए। यानी कि अब विभिन्न उसको वर्गीकृत करने का पद्धति अलग अलग हो गया। इस प्रकार जो है जैव विकास ही वर्गीकरण की सीढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। समजात और समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, देखिए वे अंग जो आधारभूत संरचना में एक समान है परंतु कार्य भिन्न भिन्न है, समजात अंग कहलाएगा। जैसे यानी कि उसका जो है अंग संरचना यानी उसका आकार के दृष्टिकोण से एक है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो वो समजात कहलाएगा। परंतु ठीक इसके विपरीत वे अंग जिसकी आधारभूत संरचनाएं एक होती है परंतु जीवों में एक समान कार्य करते हैं, संरचना भी एक हो और कार्य भी समान रूप से करेगा, तो वो समरूप अंग कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए चमगादड़ व पक्षी के अंग। चमगादड़ के पंख दीर्घायु उंगली के बीच की त्वचा में फैलने के कारण पक्षी के पूरी अग्रबाहु की त्वचा फैलने से बनती है। तो समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग
ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाई, यानी कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग जो है इसका ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें काले रंग का एक कुत्ता व सफ़ेद रंग का एक कुतिया लेना होगा। दोनों के बीच संकरण कराने के पश्चात दोनों के उससे जो संतान होगा, संतानें काले रंग की उत्पन्न होगी, तो हम कह सकते हैं कि काला रंग प्रभावी है और सफ़ेद रंग अप्रभावी है। समझ में आ गया। देखिए उसके बाद है 8 नंबर का प्रश्न, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या संबंध है। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। जब हम उन जीवों के जीवाश्मों की संरचना की तुलना वर्तमान जीवों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार जीवों में विकास हुआ तथा जीवाश्म विकास क्रम प्रणाली की व्याख्या करता है। आगे देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। तो देखिए सन 1929 में ब्रिटिश के वैज्ञानिक JBS हॉल्डन ने बताया कि शायद कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवों के लिए आवश्यक थे। प्राथमिक जीव का अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होंगे। ठीक है, प्राथमिक जीव जो है अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। इनमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु, परंतु ऑक्सीजन नहीं थे। 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गैसों के मिश्रण से चिंगारियां उत्पन्न करने के कारण एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक में बदल गए। इसमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं को भी बनाते हैं। इस प्रकार अजैविक पदार्थों की उत्पत्ति हुई। आगे देखेंगे 10वां नंबर का प्रश्न। 10वां नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए अलैंगिक जनन विभिन्नताएं बहुत कम होती है क्योंकि DNA विभिन्नताएं बहुत कम होती है क्योंकि DNA प्रतिकृति लगभग समान होती है। अतः संतान में भी अत्यधिक समानताएं पाई जाती है जिससे कि वो जन्म होते हैं। इस प्रक्रिया में DNA की विभिन्नताएं अस्थायी होती है तथा स्पीशीज के अस्तित्व के कारण भी यह क्या होता है, लाभप्रद होता है। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदानों के बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो देखिए संतान उत्पत्ति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदानों में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो देखिए लैंगिक जनन में जीन सेट केवल एक DNA श्रृंखला के रूप में होता है। DNA के 2 स्वतंत्र अणु गुणसूत्र में मिलते हैं। लैंगिक जनक में संतान को 2 गुणसूत्र मिलते हैं, एक पिता से और एक माता से, जो लक्षणों को प्रभावित करता है। इसके द्वारा ही संतान की निर्धारित होती है, यानी कि संतान पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर में प्रश्न में है आपका, केवल विभिन्नताएं जो एक एकल जीव के लिए उपयोगी होती है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है सम्मिश्र में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि प्रकृति जीवों का चयन करती है। प्रकृति जीवों का चयन करती है। वे जीव जो विभिन्नता दर्शाते हैं तथा स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं जीवित रह पाते हैं। इसके विपरीत जो विभिन्नता नहीं दर्शाती वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण की प्रतिकूलता से बाघों का जो है संख्या में कमी आना, यानी कि जो जीव जो है पर्यावरण में अनुकूलता दर्शाएगा वो जीवित रहेगा और जो अनुकूलता नहीं दर्शाएगा वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। चलिए
आगे इसी पाठ से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको ऐड कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में पहला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे को चुना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। और उसके बाद है जीन क्या है। तो जीन वह सूक्ष्मतम आनुवांशिक इकाई है जो गुणसूत्रों की उपस्थित डीएनए का एक भाग होता है तथा लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। तो जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है जो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको हस्तांतरित करता है। ठीक है, तो हमारा जो है आज का यह अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास का अभ्यास का सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और मैं एक बार आपसे फिर आग्रह करूंगा, यदि आपने हमारे अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.